देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंसते हैं इसमें। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी किया है, जिसमें धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव को ले जाना होता है। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ डायग्राम बनाया भी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर एक बार पूरा डिटेल में समझेंगे। ध्यान से देखें, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। वापस से पढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक मोटर बोट है, ये धारा है, धारा इस तरफ जा रही है, मोटर बोट इस तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल। मान लो धारा इधर जा रही है और मोटर बोट भी इधर जा रही है, तो ये हो गया धारा के अनुकूल। अब इसने मोटर बोट की चाल तो दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x की जगह यहां पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। यहां x की जगह 18 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और इसकी चाल पूछी है धारा की चाल, तो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर और x किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं। इसने बोला कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ये 24 किलोमीटर क्या दे रखा है हमें, दूरी। ये हमारे को दूरी दी हुई है, ये दी हुई है दूरी, ठीक है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती है। मतलब यहां क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर है धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस 1 घंटा ज्यादा। मतलब धारा के प्रतिकूल जाने में जो टाइम लग रहा है वो अनुकूल जाने में लगने वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। जाहिर सी बात है, प्रतिकूल केस में तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर धारा की दिशा में ही चल रहा है तो कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जुड़ जाती है। धारा के अनुकूल चल रहा है तो चाल क्या होगी उस केस में, चाल होगी दोनों का जोड़ 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो उस परिस्थिति में चाल घट जाती है, क्योंकि नदी तो इधर जा रही है, वो इधर आ रहा है, तो नदी उसको धक्का दे रही है ना दूसरी तरफ, तो चाल घटेगी। घटने का मतलब माइनस, तो माइनस करेंगे यहां पर 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की स्पीड हमेशा पहले लिखी जाएगी, ये 18 है, सॉरी 180 लिख दिया मैंने। 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की स्पीड ही पहले लिखनी है, इसको x माइनस 18 मत कर देना, क्योंकि 18 बड़ा है, x छोटा है। नाव की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, तभी नाव आगे बढ़ पाएगी। अगर नदी की स्पीड ज्यादा हो गई तो नदी बहा ले जाएगी नाव को, आगे कैसे बढ़ेगी नाव, ठीक है। इसलिए हमेशा ये 18 माइनस एक्स लिखना, वरना आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इसको x माइनस 18 लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आंसर मैच करेगा ही नहीं कभी उससे। तो 18 माइनस एक्स लिखना है, ये विशेष बात ध्यान देने वाली। दूसरी बात, इसका लॉजिक मैंने पिछले वाले वीडियो में, मतलब तीसरे चैप्टर में बताया था कि क्यों इसमें माइनस होता है, क्यों इसमें प्लस होता है। मैं केवल रफली बता रहा हूं अभी, बाकी वो वीडियो आप एक बार डिटेल में देख लेना। 3.6 प्रश्नावली में था वो उदाहरण। यहां पर क्या है कि धारा भी इस तरफ चल रही है, नदी भी इस तरफ चल रही है, तो नदी को एक धक्का मिलेगा आगे और बढ़ने के लिए, क्योंकि उसका वेग बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा, इसलिए जोड़ दिया। यहां पर आप ध्यान से देखो तो धारा तो इधर लेके जाना चाह रही है नदी उसको, नाव को, और नाव इधर आना चाह रही है, तो धारा उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, मतलब वेग को कम कर रही है। तो ओवरऑल चाल कितना हो जाएगा, घट जाएगी, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और हम एक सूत्र तो हमेशा इस्तेमाल करते ही हैं, वो है समय बराबर दूरी बटा चाल, जिसका इस्तेमाल आगे होगा, जो हमने उस तरफ लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय मतलब दूरी बटा चाल। दूरी तो यहां पर लिखी हुई है 24 किलोमीटर, चाल कितनी होगी, प्रतिकूल चाल होगी 18 माइनस एक्स, बराबर में धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय मतलब दूरी बटा चाल। दूरी कितनी, 24, और चाल कितनी, चाल है अपनी अनुकूल में 18 प्लस एक्स, तो 18 प्लस एक्स और प्लस में 1 आ गया यहां पर, ठीक है। ये इस तरफ लेवें
तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपना 24/18 माइनस एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ऊपर सेम आ रहा है नीचे एक्स में आ रहा हो ना, तो इनको साथ में ले लिया करो, उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब बराबर में 1 है, अब आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे हम। 24 को पहले कॉमन ले लेंगे, फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। इन दोनों में 24 आ रहा है, 24 कॉमन ले लो आप, ये बचेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स और इक्वल में 1 चल रहा है। तो 24 तो यहीं रहने दो, इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम में आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ये इस तरफ 18 प्लस एक्स और माइनस में ये इस तरफ 18 माइनस एक्स। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस बाहर है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा होगा, साइन चेंज होंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था। ये बनेगा 24, अगर ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये 18 प्लस एक्स और माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज होते हैं, डिवाइड में। अब ये देखो क्या होगा, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, आपने 9th क्लास में सीखा है x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई कहीं लिखा रहे तो आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हो। ये 9th क्लास में फॉर्मूला था। तो ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इस तरह का फॉर्मेट है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे मतलब 18 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर। ये 9th क्लास की चीजें हैं, अगर आपने वहां ढंग से नहीं सीखी होंगी तो आपको जरा समस्या आ सकती है, अदरवाइज मैंने फॉर्मूला तो लिख ही दिया है, अगर आप अप्लाई कर पाए तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे तो। अब आगे का काम क्या है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो, 18 से 18 कट रहा है, प्लस से माइनस, ऊपर क्या बचा 24 तो है ही, x और x मिलकर के हो गया 2x, और नीचे 18 का वर्ग 324 होगा, और माइनस में ये x का स्क्वायर है और बराबर में 1 है। इसको आप लिख सकते हो, मिटाना ही पड़ेगा मुझे इस तरफ का, तो मैं इस तरफ का हटाता हूँ फिर आगे करता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब देखो 24 गुणा 2, 24 गुणा 2 हो जाएगा 48x, तो ये 48x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 1 चल रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये आ गया 48x, ये उधर ले जाओ आप, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ एक तरफ ले लो इस तरफ, तो 48x माइनस का 324 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में 0, सीक्वेंस में जमाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 48x माइनस में 324 बराबर में 0। इस समीकरण को हल कर लो, जो तरीका आप यूज लेना चाहो वो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए, मुद्दा ही है। तो मैं इसमें गुणनखंड विधि लगा देता हूँ, क्योंकि श्रीधराचार्य लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। गुणनखंड विधि यहाँ आसान पड़ेगी, लेकिन गुणनखंड में भी थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि जोड़ने और घटाने पर हमें किसकी ज़रूरत है, 48 की, गुणा करने पर हमें किसकी ज़रूरत है, माइनस का 324 की। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 324 के गुणनखंड ही करने पड़ेंगे, डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, गुणनखंड करते हैं एक बार इसके। 324 के गुणनखंड 2 लिखो यहाँ सबसे पहले, तो 16 2, फिर से 2 आएगा 81, अब 3 आ जाएगा 27, फिर से 3 है 9, फिर से 3 है 3, और एक बार 3 और आएगा 1। तो अल्टीमेटली मतलब बनेगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ रहा है 324। अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाओ ऐसे कि जिनका जोड़ने या घटाने पर 48 बन रहा हो, जोड़ने या घटाने पर 48 चाहिए, तो एक बार इस तरह का कॉम्बिनेशन लेके चेक कर लेते हैं। एक बार ये कॉम्बिनेशन लो, एक बार ये कॉम्बिनेशन लो, 3 दूना 6 दूनी 12 ये हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 ये हो रहा है, और 27 और 12 मिलकर के 48 तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन तो फेल हो गया हमारा। दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, एक बार इन चारों को लेके देख लेते हैं और फिर इन 2 को लेंगे। तो इन चारों को लेते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 3 तिया 9, 36 और 9 भी 48 नहीं होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी फेल हो गया। तो कॉम्बिनेशन फेल होते जा रहे हैं। तीसरा एक कॉम्बिनेशन एक और लगा के देखते हैं। एक काम करते हैं, 3 और 3 का कॉम्बिनेशन तो ले लिया, एक बार 3 और 2 का कॉम्बिनेशन लो। 3 दूना ये तो हो जाएगा 6, और बाकी जो बचे हैं एक तो ये और एक ये मिलकर के 3 तिया 9, 9 27, 27 दूना 54, यहाँ आएगा 54। तो
6 और 54 को माइनस करेंगे तो 48 आ रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दो से और बाकी के चारों से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हुए मैं इस तरफ कर देता हूँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर। 48 कैसे आएगा, 54 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48। तो 54x में से 6x माइनस कर दो और माइनस का 324 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन लोगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लोगे, तो ये बनेगा x कॉमन आने के बाद x प्लस 54, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन आएगा तो x प्लस 54। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ जो होता है वही कॉमन लिया जाता है। दूसरी बात, 324 में 6 का भाग लगाओगे तो 54 ही आएगा। तो x प्लस 54 तो यहाँ लिखा और x माइनस 6 यहाँ लिखा बराबर में 0। एक बार तो x प्लस 54 को 0 के बराबर कर लो और एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर कर लो। तो ये एक तो x का मान आ गया हमारे पास में माइनस का 54, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चाल है, चाल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। यहाँ संभव है x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नदी का बहाव चल रहा है और नाव तो अपनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दे ही रखी थी। तो ये फाइनल आंसर। दो आंसर आएंगे, एक ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक वाला हमेशा हटा देते हैं हम लोग, भले ही लंबाई वाला प्रश्न हो, भले ही चाल वाला प्रश्न हो, ऋणात्मक आंसर हमारा होता नहीं है, तो प्लस वाला जो बचा वो आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है।